नमस्कार। एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज के कुछ बेहतरीन से सवाल। जैसे आज आप जानेंगे कौन सा दिवस है आज और किस तरीके से इस दिवस की शुरुआत हुई है। इसके अलावा राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। इस तरह के बहुत बेहतरीन से 10 सवाल और उनसे जुड़े कुछ स्टैटिक पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखो, आज के दिन कुछ ऐतिहासिक घटनाएं भी घटी हैं। ऐतिहासिक घटनाओं की अगर बात करें तो ऐतिहासिक घटनाओं में ये ध्यान रखना कि 1932 में बर्मा म्यांमार ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की गई है और मंगल ग्रह पर भाप का विश्लेषण करने हेतु अमेरिकी न्याय मार्स पॉसर लैंडर प्रोब का प्रस्थान किया गया था। एक ये भी है, मंगल पर अमेरिका ने आज पहली बार अपना यान भेजा था। भारत ने अगर तुमसे पूछा जाए तो 2013 में भेजा था, MOM। ठीक है, ध्यान आया ना। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वायसराय विलिंगडन ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को आज ही के दिन गिरफ्तार भी करवाया था। ये कुछ ऐतिहासिक पहलू थे। सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपका, और ये चल रहा है आपका जो है ना DAP और एक आपका यूरिया। ठीक है, यूरिया। तो DAP और यूरिया ये दोनों काफी चर्चा में चल रहे हैं क्योंकि दुनिया का पहला नैनो यूरिया जो संयंत्र है वो गुजरात में लगा था। अब नैनो DAP भी भारत ने बना लिया है। तो यूरिया से जरा कुछ बात करते हैं। क्या है यूरिया में? आपका डाई अमोनिया फास्फोरस होता है। DAP का मतलब क्या होता है? डाई अमोनिया फास्फोरस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। तो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS योजना से जुड़ा हुआ है? तो आंसर आ जाएगा इसका NBS जो योजना से जुड़ा हुआ है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। कौन जुड़ा हुआ है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय इससे जुड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो सब्सिडी दी जा रही है, इस सब्सिडी की घोषणा की है और इसमें बताया है कि अब एक मुश्त जो पैकेज है उसको बढ़ाया जाएगा और किसानों को जो सब्सिडी है वो थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ाकर दे दी जाएगी। ठीक। DAP की अगर बात करें तो भारत में यूरिया के बाद दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ये एक रासायनिक उर्वरक है और इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें क्या होता है, अमोनिया और फास्फोरस, वो भी डाई की फॉर्म में होती है। डाई का मतलब होता है दो। तो इसमें 2 आइटम अमोनिया के होते हैं और 2 आइटम फास्फोरस के होते हैं। इसके अलावा जब पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा करने के लिए क्या डाला जाता है? उसमें डाला जाता है NPK। ठीक है, क्या डाला जाता है? NPK डाला जाता है। अब बात करेंगे तो इसमें ध्यान रखना DAP का प्रयोग क्यों करते हैं। DAP पौधों में वृद्धि ज्यादा करने के लिए DAP का प्रयोग किया जाता है और इसके अलावा आपको और ध्यान रखना है तो मिट्टी में ये जल्दी घुल जाता है और इसके अलावा और अब जो है इसका बैग थोड़ा महंगा हो गया था तो इसका प्रयोग धीरे धीरे कम हुआ था। तो सरकार को चिंता बढ़ी कि इसका बैग जो है थोड़ा सा सस्ता कर दिया जाए जिससे किसानों की जो उपज है उस पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे थे वो जो है सही हो जाए। ठीक। योजना संतुलित उर्वरक मृदा स्वास्थ्य टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दे रही है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने NBS योजना की देखरेख करता है। कई बार इस तरीके से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आप जाओगे ना कि चलो भाई ये बताना जरा कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय कौन सी योजना को चला रहा है, कौन सी योजना की देखरेख कर रहा है, तो आप क्या बता सकते हैं? NBS योजना। कौन सी योजना है? NBS योजना। क्लियर है? चलो भाई, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सरस मेला आपसे पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय सरस मेले का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है मेरे भाई केरल में। कहां पर किया जा रहा है राष्ट्रीय सरस मेले का आयोजन? केरल में। ध्यान रखना कि यह मेला 20 से 31 जनवरी तक केरल के चेंगनूर में चलेगा। कहां चलेगा? चेंगनूर में चलेगा और चेंगनूर नगर पालिका स्टेडियम में यह हर साल आयोजित किया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इस मेले का जो आयोजन है वो कुदुम्बश्री मिशन द्वारा, कौन सा मिशन है? मिशन भी ध्यान रखना है, कुदुम्बश्री मिशन द्वारा यह आयोजित किया जाता है और एकीकृत मंच पर यह ग्रामीण उत्सवों को बढ़ावा देता है। मेले में 28 राज्य के 300 स्टॉल हैं जिनमें केरल के 200 स्टॉल है। केरल के कितने स्टॉल है? केरल के 200 स्टॉल हैं
और इसमें हस्त निर्मित वस्तु, आभूषण, वस्त्र, घरेलू सजावटी जो चीजें हैं उनका प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे मेक इन इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट भारत सरकार चला रही है वो और ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, और इसके अलावा जो स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं उन स्वयं सहायता समूहों की भी सहायता ली जा रही है। साथ ही में ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला है और भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला है। 2025 में जो यूपी है, यूपी में प्रयागराज है। ठीक है, कहां? प्रयागराज। यूपी के प्रयागराज में आप ध्यान रखना कि कौन से मेले का? कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। कौन से मेले का? कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा मेला है? सोनपुर मेला है। सोनपुर मेला जो है वो कहां लगता है? तो वो लगता है बिहार में। कहां लगता है? बिहार में। चलो ये बताओ कौन सी नदी के किनारे पर लगता है? कौन बताएगा? कौन सी नदी के किनारे पर लगता है? ओके, चलो भाई पहला अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस सूरत क्या है? आईएनएस सूरत क्या है? तो आप बता सकते हैं कि ये स्टील डिस्ट्रॉयर है। क्या है ये? स्टील डिस्ट्रॉयर है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा। साथ ही में ध्यान रखना कि भारतीय नौसेना में 2 और जहाज इसके साथ शामिल किए जाएंगे। एक का नाम है आईएनएस नीलगिरी, एक का नाम है आईएनएस सूरत और एक का नाम है आईएनएस वागसीर। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि आईएनएस सूरत प्रोजेक्ट 15B विशाखापत्तनम की क्लास स्टील विध्वंसक का चौथा और अंतिम जहाज है। कई बार अगर अच्छा लेवल का क्वेश्चन आए तो ये पूछ सकता है कि विशाखापत्तनम के क्लास स्टील विध्वंसक का जो चौथा जो जहाज है वो जहाज कौन सा है? तो आप कह सकते हैं वो जहाज आपका है क्लास स्टील विध्वंसक। ठीक है, इसे मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। भारत के मोस्टली जो जहाज है वो कौन बना रहा है? मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ही बना रहा है, नौहावा सेवा वाला। 72% इसमें स्वदेशी सामग्री है और भारत का पहला एआई सक्षम युद्धपोत है। भारत का पहला एआई सक्षम युद्धपोत है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आईएनएस सूरत, आईएनएस सूरत जो है वो क्या है? एआई सक्षम युद्धपोत है। एआई सक्षम युद्धपोत है और इस जहाज का विस्थापन जो है वो कितना है? 7400 टन। 7400 टन इसका वेट है। 163 मीटर मेरे भाई ये लंबा है और गति भी देखो कितनी है। गति भी इसकी 60 किलोमीटर पर घंटा की इसकी गति है और इसकी रेंज की अगर बात करें तो 15,000 किलोमीटर तक ये बिना किसी मेंटेनेंस के चल सकता है। और ब्रह्मोस मिसाइल, बराक 8 मिसाइल और उन्नत पनडुब्बी रोधी हथियारों से इसको लैस किया जाएगा। तो भारत अपनी नौसेना में और एक वृद्धि करने वाला है आईएनएस सूरत की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला एक है स्क्रब टाइफस, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था। ये किस एजेंट के कारण होता है? स्क्रब टाइफस एक रोग होता है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक रोग है। चेन्नई का एक स्थान है जिसका नाम है तिरुवल्लूर। क्या नाम है? तिरुवल्लूर। और एक स्थान है वल्लोर। ये जो स्थान है यहाँ पर कई जिलों में स्क्रब टाइफस के मामले जो हैं सामने आए हैं। इसके अलावा लास्ट जो साल बीता है 2024 में कुल 31 दिसंबर तक 5000 मामले सामने आए थे और ये बीमारी जो है बैक्टीरिया ओरिएंटिया तुत्सुगामीसी के कारण जो है होती है। कौन सी बीमारी के कारण? ओरेंटिया तुत्सुगामुसी के कारण जो है होती है। संक्रमित माइटस के माध्यम से ये फैलती है और इसमें अगर बात करें लक्षण के, तो लक्षण इसके बुखार, सिर दर्द और शरीर में दर्द, कभी कभी दाने भी शरीर पर निकल आते हैं। ये इस तरह की बीमारी होती है इसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्या कि स्क्रब टाइफस जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, ये एक बैक्टीरिया का क्या है? एजेंट है। किसका एजेंट है? बैक्टीरिया का एजेंट है। किसका? बैक्टीरिया का एजेंट है। ठीक, कई बार इसका जब पता करते हैं तो पता करने के लिए कई बार हमें एलाइजा टेस्ट करवाना पड़ता है। एलाइजा टेस्ट आपको पता होगा कि एड्स
इसके अलावा एड्स के अलावा जैसे कोविड, इस तरह की जो बीमारियां हैं इनकी जो जांच है इसमें भी जो है एलाइजा का सहारा लिया जाता है। एलाइजा का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एजे। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो ये भी ध्यान रखना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एजे, ये जो है इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। अरुण रॉय किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? अरुण रॉय बहुत ही बड़े फिल्म निर्माता थे, ठीक है, और ये जो है बंगाली फिल्मों के बड़े नाम में से एक थे, तो इनका जो है कैंसर के कारण देहांत हो गया है। अरुण रॉय का 56 साल की आयु में जो है फेफड़े के संक्रमण से निधन हुआ है। अरुण रॉय की पहली फिल्म थी हीरालाल, ये हीरालाल नाम की जो फिल्म है इससे जो है फेमस हुए थे। इन्होंने किंजल नंदा की मुख्य भूमिका, किंजल नंदा जो है हीरालाल में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा 2023 की एक बाघा जतीन एक मूवी आई थी, बड़ी फेमस हुई थी, बाघा जतीन, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है भारत की पॉलिटिक्स में 1920 के आसपास की, तो उसके लिए बड़ी फेमस सी मूवी ये है बाघा जतीन, जो जतींद्र नाथ मुखर्जी है ना उनके जीवन पर आधारित थी। इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही जो रॉय को एसोफिएजियल कैंसर का पता चला था, तब से ये इलाज करा रहे थे और 2 साल बाद जो है इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई है। इसरो सीधे स्मार्टफोन वॉइस कॉल के लिए किस देश का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इसरो जो है सीधे स्मार्ट के वॉइस जो है कॉलिंग के लिए यूएसए का, किसका, यूएसए का जो सैटेलाइट है वो क्या करेगा, लॉन्च करेगा, यूएसए का सैटेलाइट लॉन्च करेगा, ठीक है। इसे फरवरी या मार्च में 2025 में जीएसएलवी जियो सेटेनरी लॉन्च व्हीकल, आपको पता होगा कि ये भारी उपग्रह के लिए जीएसएलवी का प्रयोग किया जाता है। जीएसएलवी के माध्यम से अमेरिकी संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाएगा। इसमें अंतरिक्ष से सीधे स्मार्टफोन वॉइस कॉल संभव हो सकेगा। दरअसल अभी क्या होता है कि इंटरनेट कॉलिंग और वॉइस कॉलिंग वाले जो सिग्नल है वो एक ही है। अब होगा क्या कि अब मोबाइल में इंटरनेट के सिग्नल अलग होंगे और वॉइस कॉलिंग के सिग्नल अलग होंगे, उसके लिए जो है ये काम किया जा रहा है, ठीक। इसके अलावा सीधे साधारण स्मार्टफोन से जुड़ने वाले उपग्रह बनाने के लिए इसे जो है बनाया गया है। 64 वर्ग मीटर के एंटीना युक्त ब्लूबर्ड उपग्रह का उद्देश्य किफायती 5G ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना है, जो वैश्विक कनेक्टिविटी के अंतर को पाट देगा। क्लियर है? जो 5G का जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उससे जो अंतर पैदा होने वाला है ना सिग्नल में, उस सिग्नल के अंतर को ये क्या कर देगा, पाट देगा। 2024 में वैश्विक संप्रभु निवेश में अग्रणी कौन रहा? तो भाई साहब ये रहा है अबू धाबी का मुबाडाला। अबू धाबी के मुबाडाला में निवेश सबसे ज्यादा किया गया, ध्यान रखना, अबू धाबी के मुबाडाला में सबसे ज्यादा निवेश किया गया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मुबाडाला ने 52 सौदों में 29.2 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। सऊदी अरब के PIF से भी क्या है, ये अधिक है। बड़ी बात है। वैश्विक सॉवरेन फंड का लगभग 20% जो है वो अकेला जो है अबू धाबी के मुबाडाला ने इकट्ठा कर दिया। विदेश की निवेश की बात करें, भारत सहित डिजिटल नवीकरणीय स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों पर जो है इसमें निवेश किया गया है। खाड़ी संप्रभु निधियों में 82 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ एक रिकॉर्ड स्थापित किया, जो बढ़ते वैश्विक प्रभाव को क्या कर रहा है, दिखा रहा है कि आने वाले समय में इनका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। समझ में आई बात? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पहला लोकपाल दिवस। तुम्हें पता ही है कि लोकपाल से जो फेमस कौन हुए थे, अन्ना हजारे। अन्ना हजारे के प्रयासों से लोकपाल जो है चर्चा में आया था, पर इनका अब कोई रोल नहीं है अन्ना हजारे का। अब हम बात करते हैं लोकपाल की। तो पहला लोकपाल दिवस 16 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, मनाया जाएगा। क्लियर? 16 जनवरी 2025 को ये मनाया जाने वाला है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि इसे दिल्ली के जोरावर ऑडिटोरियम में मनाया जाएगा। भारत के जो न्यायमूर्ति हैं संजीव खन्ना, उनकी उपस्थिति में इसे मनाया जाना है, ये घोषणा की गई है। इस अवसर पर अटॉर्नी जनरल और पद्म भूषण अन्ना हजारे सहित कई व्यक्ति जो हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि भारत का पहला जो न्यायमूर्ति जो है
लोकपाल था उसका नाम था पिनाकी चंद्र घोष। और इस समय भारत के जो वर्तमान लोकपाल है आपको पता ही होगा माणिकराव खानविलकर है। कौन है? माणिकराव खानविलकर। माणिकराव खानविलकर इस समय भारत के लोकपाल है। दिसंबर 2024 में भारी भरकम टैक्स लगाने के बाद भारत दबा के जो है टैक्स कलेक्ट कर रहा है। और दिसंबर 2024 में जीएसटी संग्रह में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसमें अगर बात करें तो ये जो है 7.3% है। दिसंबर 2024 में जीएसटी संग्रह में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसमें 7.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दिसंबर 2024 में जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.77 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। कितना? 1.77 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। और इसकी जो दर है 7.3% से बढ़कर 1.77 लाख करोड़ हो जाएगी। और केंद्रीय जीएसटी संग्रह जो है 32,836 करोड़ रहा। राज्य जीएसटी जो है वो रहा है 40,499 करोड़। अभी जो बेटे तुम्हें ये लग रहा है ना कि ये क्या आंकड़े हैं, इनको क्यों पढ़ाया जा रहा है, जब दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जाओगे ना, उस दिल्ली पुलिस के एग्जाम में जब आपको ये वाले आंकड़े एज इट इज रखे हुए मिलेंगे तो अब जब पता चलेगा आपको। अभी जो बच्चे फिलहाल तैयारी कर रहे हैं वो जब मॉक लगा रहे हैं, मॉक लगाते समय जब उनके सामने इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तब कह रहे हैं कि सर हाँ ये वाले जो क्वेश्चन है आपने पहले करा दिए थे तो उससे कुछ काम बन गया है। जीएसटी की बात करेंगे तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को कहा जाता है। जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है जो जीएसटी से संबंधित सभी मामलों पर निर्णय लेता है। और ध्यान रखना है कि ये 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था और इसके लिए भारत में 101वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा? 101वां संविधान संशोधन किया गया था। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये व्यक्ति, महान व्यक्ति, ये जो है लुई ब्रेल 3 साल की आयु में क्या हो गए थे? अंधे हो गए थे। तब इन्होंने अपने लिए जो है एक भाषा को खोजा। इन्होंने भाषा जो खोजी वो इस तरह खोजी कि कुछ कोडिंग वाली भाषा होती थी जो सैनिक एक दूसरे को कोड भेजने में काम करते थे। इन्होंने उसी कोड के आधार पर एक भाषा बनाई, उसको कहा गया ब्रेल भाषा। और ब्रेल लिपि जो है वो, ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके अलावा ध्यान रखना कि नेत्रहीन व्यक्ति अपनी उंगलियों को बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की ओर, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की ओर लिपि को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। और इसमें सेल होता है और प्रत्येक ब्रेल अक्षर एक सेल में फिट होता है। जो ब्रेल अक्षर होता है वो प्रत्येक किसमें होता है? सेल में फिट होता है। और एक सेल में 6 बिंदु होते हैं, 2 कॉलम, 6 बिंदु और 2 कॉलम। ये वाले पॉइंट जो है आपको ध्यान रखने हैं। पेपर में आ जाता है भाई साहब, कुछ भी आ सकता है, कुछ नहीं पता क्या कहां से कब पूछ लिया जाए। तो पेपर में अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि ब्रेल लिपि में, ब्रेल लिपि के सेल में कितने बिंदु होते हैं, एग्जाम न रहे वो कुछ भी पूछ सकता है, तब क्या करोगे? तो ध्यान रखना। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक और नई क्लास में। धन्यवाद।